वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 245 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए और फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा, या फिर आप पेपर पेन लेकर बैठिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए करंट अफेयर्स को। क्योंकि प्रीलिम्स में तो चलो टिक मारना है, मतलब गोला भरना है, लेकिन मेंस में तो लिखना पड़ेगा ना। तो मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस जो है नोट्स बनाकर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 245 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में किसने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले अपने 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? किसने किया है भारत को G7 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, उसी ने किया होगा जो G7 का मेंबर होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन मेंबर है G7 का? ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई आंसर होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इसके अलावा उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में अपने शिखर सम्मेलन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। कौन कौन से देश G7 के सदस्य हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए G7 का कौन मेंबर है। यूपीएससी तक में पूछा है ये सवाल। G20 का कौन मेंबर है, आसियान का कौन मेंबर, ब्रिक्स का कौन मेंबर, सार्क का कौन मेंबर, ये सब पता होना चाहिए। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। याद करने का तरीका यही है, इटली, जर्मनी और जापान याद रखिए, फिर आ जाइए फ्रांस पे, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा ले लो, और यूएसए और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को एक साथ। तो इटली, जर्मनी और जापान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, और कनाडा और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2 भी G7 से रिलेटेड है। G7 संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, जैसा कि आपने ऊपर देखा, नहीं है भारत। G7 संगठन का अलग औपचारिक संविधान है क्या? इस संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। कोई सा भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो सकता है। यहाँ 1975 की जगह 1972 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इसका तो पता चल गया कि ये तो सही ही है, ठीक है। अब बताइए, बाध्यकारी हैं या गैर बाध्यकारी हैं? इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय शिखर सम्मेलन के देशों पर गैर बाध्यकारी हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। पहला भी करेक्ट है, 1975 में हुई थी इसकी स्थापना अंतर सरकारी संगठन के रूप में। G7 संगठन का कोई ना तो मुख्यालय है, ना ही इसका कोई औपचारिक संविधान है, गलत है ये सी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अक्सर समाचारों में रहने वाली जोजिला सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है, बताइए। देखिए, 9.02 किलोमीटर तो अटल टनल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है अटल टनल, ठीक है। यहाँ बात हो रही है जोजिला टनल की, तो ये है 14.15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो 14.15 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण से जो है लेह, कारगिल और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य जो है वर्ष 2026 तक पूरा किया जाएगा, यानी आने वाले 5 सालों में। जोजिला सुरंग न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे लंबी
वाई डायरेक्शनल द्विदिशात्मक सुरंग है। ठीक है, यह सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस किन दो देशों के बीच शुरू की गई पहल है? बताइए। भारत और यूनाइटेड किंगडम नहीं है, भारत और जापान नहीं है, भारत और अमेरिका नहीं है, भारत और फ्रांस ऑप्शन नंबर ए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को 5 साल हो गए फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। तो भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आसियान देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में अगस्त 1967 को हुई। ठीक है। इसकी स्थापना 5 सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर की थी। 5 ने की थी, 10 ने की थी? देखिए 5 ने की थी, करंट में इसके 10 मेंबर हैं और 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में ही हुई थी। करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए आसियान की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जब 5 संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में ब्रुनेई इससे आकर जुड़ा, कंबोडिया जुड़ा, लाओस जुड़ा, म्यांमार जुड़ा और वियतनाम भी जुड़ा। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, मतलब 10 में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992। तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में हाथियों के आवास और उनके गलियारों की सुरक्षा करने के लिए। जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, वो हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से हाथियों की रेंज वाले राज्यों में वित्त एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चले सीमाई संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ? देखिए मिनीमाता तो पारे विषाक्तता से है। ठीक है। वान कन्वेंशन प्रवासी पक्षियों से, जातियों से। ठीक है, ये जिनेवा कन्वेंशन हो जाएगा ए। तो जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चले आपसी संघर्ष के बाद रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने दोनों देशों से आग्रह किया कि भैया आपसी मतभेद को भूलकर जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों को याद करो, उनका पालन करो, क्योंकि आप दोनों ने ही जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। बताइए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑप्शन नंबर सी। तो लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वार्षिक तौर पर जारी किया जाने वाला सूचकांक है। भारत 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची में 53वें स्थान पर है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और यह आंकड़े जो हैं वो वर्ष 2020 के हैं, जो अभी हाल ही में 4 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुए। अब यह प्रश्न 2020 या 21 दोनों नामों से पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है 53। अधिकतर कन्फ्यूज़न उन सूचकांक में लगता है जो पूरे साल के दिसंबर के एंड में डाल दिए गए, या जनवरी के पहले हफ्ते में प्रकाशित हो गए, या फरवरी के पहले हफ्ते में प्रकाशित हो गए। जो बीच के महीनों में रहते हैं उनमें इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। ये तो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है, इनको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। ये भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं।
अब बताइए डगलस स्टुअर्ट है या डोनाल्ड स्टुअर्ट है? डगलस स्टुअर्ट सग्गी बहन के लिए। तो स्कॉटिश लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट ने अपने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके पहले उपन्यास सग्गी बहन के लिए जो है सम्मानित किया गया है। यह है बुक और यह है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट, नॉट डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके किस लघु कथा संग्रह के लिए जो है यह सम्मान दिया गया है? बताइए। दिन बेरंग हमारे नहीं है, अंतरिक्ष के तारे नहीं है, कागज की नाव नहीं है। ये तो नासिरा शर्मा की है, चेकबुक के लिए। तो विख्यात सिंधी लेखक हैं, लेखक का नाम है वासुदेव मोही, सम्मान है 29वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, ये मिला है चेकबुक के लिए और चेकबुक कथा संग्रह है किसका? वासुदेव मोही का, जो प्रकाशित हुआ था कब? 2012 में। एक लघु कथा संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले रोजर पेनरोज किस देश से संबंधित हैं? 2020 में फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को मिला है, 3 वैज्ञानिकों को मिला है। 50% मिला है रोजर पेनरोज को और बाकी का 25% यानी टोटल 50% एंड्रिया गेज और एक वैज्ञानिक और है। फिलहाल ये कहाँ के? रोजर पेनरोज, ये हैं इंग्लैंड के। तो देखिए ये हैं 3 वैज्ञानिक, 50-50 मिला है। 50% है इनका, रोजर पेनरोज का, बाकी 50% है इन दोनों का, एंड्रिया एम गेज और रेनहार्ड गेंजल एम एंड्रिया गेज। ठीक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार 89 वर्षीय रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है के लिए दिया गया है। बात करें रोजर पेनरोज की तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1931 को इंग्लैंड के कॉलचेस्टर में। अब ऐसा नहीं है कि आप इनकी सन याद करने लग जाओ सब, लेकिन हाँ कौन सा वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है यहाँ तक जो है एग्जामिनर जाता है और पूछ लेता है। तो इंग्लैंड के हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? विनेश फोगाट को दिया है, रानी रामपाल को मिला है, मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, विराट कोहली को नहीं मिला। रोहित शर्मा है, वो एक क्रिकेटर है। ठीक है। इस बार 2020 में जो है 1 2 3 4 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये 5 कौन कौन है? ये है मरियप्पन थंगावेलु, पैरा एथलीट। ये हैं विनेश फोगाट, रेसलिंग खेलती हैं। रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं और भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन भी है ये। मनिका बत्रा टेबल टेनिस। ठीक है। और क्रिकेटर एक ही है जिनको मिला है, वो है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? साहित्य, सार्वजनिक सेवा, खेल। सारे तो होते हैं ये उपरोक्त सभी, डी। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो सम्मान है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, चाहे कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सार्वजनिक सेवा हो या फिर खेल का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को दिए गए गणतंत्र दिवस पर और टोटल 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, 7 लोगों को। उसमें SP बाला सुब्रमण्यम, शिजो अबे, सुदर्शन साहू, इन तीनों को मिला है। व्लादिमीर पुतिन को नहीं मिला है। तो वर्ष 2021 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं। देखिए ये हैं वहीदुद्दीन खान, सुदर्शन साहू, SP बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह
कपाने, बीबी लाल, शिजो अबे और हैं लास्ट बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। शिजो अबे ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं शिजो अबे? कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जरा कमेंट करिए तो, मत करिए जापान के हैं। ठीक है ना जापान। चलिए अगला प्रश्न भी पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। सही सुमेलित ढूंढना है अपने को। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। सुमेलित हैं, ऊपर नीचे करें कुछ। देखिए तीनों के तीनों बिल्कुल ऑलरेडी सुमेलित हैं, सारे के सारे सुमेलित हैं, तो डी है इसका आंसर। तो देखिए वर्ष 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देखिए प्रदान किए जाएंगे, ये तो लोचा हो गया। प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 7 102 हैं पद्मश्री। फिर से सुन लीजिएगा, 7 पद्म भूषण हैं, 10 हैं पद्म विभूषण, 7 हैं पद्म विभूषण, 10 है पद्म भूषण और 102 हैं पद्मश्री। सबसे छोटा पद्मश्री, उसके ऊपर है पद्म भूषण और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। तो 7, 10, 102 ये पूछा जा सकता है। नंबर याद रखिए, इसको तो याद कर लोगे आप, 10 भी कर ही लोगे, 102 भी याद रखना। देखिए भारत में पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मतलब 26 जनवरी को की जाती है। 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। सबसे बड़ी श्रेणी है पद्म विभूषण यानी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। उससे छोटी है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। सबसे छोटी है पद्मश्री, किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, सिनेमा तक। अब देखिए पद्म भूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। ठीक है। एक थंबनेल पर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तियों में से किसको जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत मिला है? तो उसका उत्तर है बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।